उसमें से आधा 50% प्रॉफिट होता है, 50% उसका अपना ही पैसा वापस किया जा रहा होता है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख लगाया है तो 14 से 16 महीने के दरमियान 1 लाख रुपया कंपनी क्या कर देगी उसको वापस, और उसके साथ उतने ही पैसे किसकी मद में दे देगी, प्रॉफिट की मद में। 2x का प्लान है। बेसिक सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली हमने आपके साथ ओवरऑल कॉन्सेप्ट शेयर करना होता है। क्या ये पॉसिबल है जो मैंने लिखा हुआ है? 2 चीजें इस 15 से 20 मिनट की सेशन में मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज कि क्या कोई शख्स अगर मेहनत करे, काम करे, तो ये सारी अचीवमेंट उसके हिस्से में आ सकती हैं या नहीं? नंबर 1 ये हमने डिस्कस करना है। नंबर 2, क्या कंपनी जो इतना सारा मुनाफा दे रही है वो इस काबिल है कि वो भी ये मुनाफा दे सके? कंपनी ये मुनाफा किस तरह से मेंटेन करती है, कैसे कंपनी इन्वेस्ट करती है, क्या कंपनी का बेसिकली विजन है, क्या मिशन है, क्या निजाम है जिसके तहत कंपनी लोगों को इतनी सारी अचीवमेंट्स दे रही है? तो पहले हम बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। पहले ये जरूरी है। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये मुमकिन है कि कोई भी शख्स यहां मेहनत करे और वो ये अचीवमेंट ले सकता है, पहले ये तसल्ली हो जाए, यस वी कैन, हम सब कर सकते हैं। फिर ये जरूरी है कि कंपनी का वो कौन सा ऐसा निजाम है जिस निजाम से कंपनी ये सारा मुनाफा अपने लोगों के साथ शेयर करती है। अब क्या ये पॉसिबल है, इसको देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि मैं पर्सनली इस कंपनी में किस पोजीशन के ऊपर इस वक्त मौजूद हूं। एबी लंगड़ियाल साहब आए हमारे, इस वक्त वो क्या है, ब्लू डायमंड लीडर हैं और 1 अदद गाड़ी कंपनी से विन कर चुके हैं। इससे पहले वाले रिवार्ड भी हो चुके हैं। और रात का हमारा इवेंट था, फैमिली गाला, कुछ हो सकता है कुछ दोस्त उसमें मौजूद हो, जहां फूलों से दूल्हे की तरह जो सबसे ज्यादा फूल जिस गाड़ी पे थे वो उन्हीं की थी। मतलब एक अंदाज है माशाल्लाह से इंडिया इलाके का कि अगर स्टेज पे 10 लोग खड़े हैं जिसमें सबसे ज्यादा फूल होंगे वो भी लंगड़ियाल साहब होंगे। मैंने आते देखे का, मैंने कहा ये भी लंगड़ियाल की गाड़ी। जब मैं आया हूं ना मुझे कहने लगे आपको कैसे पता? मैं फुल्ला ना पई अंडरस्टैंड कर रहे? तो एबी लंगड़ियाल साहब ब्लू डायमंड बन गए। कितने अरसे में बन गए जी? सही एक्यूरेट टाइम 3.5 महीने का मतलब है 105 दिन लगे एबी लंगड़ियाल साहब को क्या बनने में? ब्लू डायमंड। क्लियर है? अगर कोई 105 दिन में ब्लू डायमंड बन जाए और 48,50,000 की गाड़ी गिफ्ट में ले ले, प्लस इस वक्त जो बोनस है इनका 10 लाख रुपए से ज्यादा है महीने का। बात समझ आ रही है? बड़ी अचीवमेंट है। बहुत खुल के कौन, छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। बड़ी नहीं है, छोटी है। एमी आवाज ना खुले फिर एबी लंगड़ियाल साहब, ये अचीवमेंट बड़ी नहीं है, ये छोटी अचीवमेंट है। दुनिया से बड़ी है सर? नहीं, छोटी है, दुनिया वास्ते भी छोटी है। होनी छोटी होनी 2 मिनट लगने 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ अचीवमेंट छोटी हो जाएगी। वजह क्या है? वजह ये है कि मैं अगर अपनी बात करता हूं तो वो तारीख थी 2 महीना था 6वां, जिसको कहते हैं जून, और साल था 2022, जिस दिन इस निजामे कारोबार में मैं आया था। बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं भी एबी लंगड़ियाल साहब की तरह, आपकी तरह पाकिस्तान का ही एक शहरी हूं। बेसिकली मेरा आबाई इलाका सांगड़ है। सांगड़ से 12 किलोमीटर के फासले पे चक नंबर 4 है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। चक नंबर 4 से मेरी प्राइमरी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 3 से मेरी मैट्रिक है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगड़ से मेरी ग्रेजुएशन है, और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया। ये मेरी बेसिक एजुकेशन है। ठीक है जी? अच्छा, मैंने इस कारोबार को बिल्कुल ऐसे ही समझा जैसे आप लोगों ने समझा, ऐसे ही ज्वाइन किया। लेकिन एक तारीख थी 24 महीना था जून का, साल वही था 2022।
मैं 22 दिनों में ब्लू डायमंड बन गया था। Just only in 22 days, 22 दिनों में ब्लू डायमंड का रैंक मैंने पर्सनली इस कंपनी में अचीव किया था। जब मुझे ज्वाइन किए हुए 58 दिन हुए थे। कितने? 58 डेज। तो क्या हो चुका था? मैं प्लैटिनियम हो चुका था। 1 करोड़ रुपया कंपनी से रिवॉर्ड ले चुका था। मेरा साबका एड्रेस इस्लामाबाद में 12 कहू से आगे फुलगरा रोड, वहां पे 5 मरले का एक किराए का घर था मेरे पास। जब मुझे यहां आए हुए 90 डेज हुए थे, क्या हुए थे? 90 डेज। तो एम्बेसडर का रैंक विन करके 1.5 करोड़ रुपया भी मैंने ले लिया। गुलजारे कायद के करीब जुडिशियल कॉलोनी, वहां 14 मरले का मैंने फिर अपना जाती अल्हम्दुलिल्लाह घर खरीदा और उसको 50 लाख रुपए लगा के उसको अपने मुताबिक एक आलीशान बंगले में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट किया। ठीक है जी। जब मुझे ज्वाइन किए हुए 6 महीने हुए थे, तारीख थी 31 दिसंबर, तो ग्लोबल एम्बेसडर का रैंक भी क्या हुआ था? 12 कनाल फार्म हाउस की लैंड, 2 करोड़ मालियत का घर, 80 लाख की एक गाड़ी, 1.5 करोड़ की अभी एक और लैंड क्रूजर परचेज की, दूसरी गाड़ी। ये वो चीजें जो मैंने 6 महीने में उस कैश और सोने के अलावा बनाई, जो ये सारी अचीवमेंट्स लेके मुझे हासिल हुई। ये तो अचीवमेंट्स लिखी हुई है। लास्ट जो महीना गुजरा जनवरी का, 1 करोड़ 48 लाख रुपए जनवरी के महीने का क्या था? बोनस। इस बोनस को लेने के बाद, अच्छा, इसकी कुछ चीजों की होती है क्रॉस वेरिफिकेशंस। तो ये मैं एक छोटी सी क्रॉस वेरिफिकेशन देता हूं, किसी को मेरी आमदन का अंदाजा लगाना हो क्रॉस वेरिफिकेशन से लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी एक टिप है, एक कुलिया है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूं। ये भी साहब नहीं करते, इसलिए अचीवमेंट छोटी है। ठीक है, तो मैं जफर साहब नहीं करते, मैं बड़ा स्ट्रेटली बात कर रहा हूं, इसलिए इनकी भी अचीवमेंट क्या है? छोटी है। मुजाहिद इस्लाम खड़े ये इस्तेमाल उस कुलिये को नहीं करते, इसलिए उनकी अचीवमेंट भी छोटी है। अच्छा, मेरी अचीवमेंट बड़ी है, मैं खुल के कहता हूँ। लोग कहते हैं सब गुरूर करते हैं, मैं कहता हूँ यस मैं गुरूर करता हूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत बड़ा है। असल में इनके ये अकेले सारे ना, मैंने पार्टनरशिप की हुई है। मैं बिकॉज ऑफ माय पार्टनरशिप सबसे हमेशा आगे रहता हूँ। मैंने इस कारोबार को जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या की? पार्टनरशिप की। और दुनिया के अंदर एक रूल है जिसको मनी मैनेजमेंट रूल कहते हैं, उस रूल के मुताबिक काम का आगाज किया। मैं जो भी कमाता हूं, मेरी पार्टनरशिप 5% जो है वो है अल्लाह का शेयर। इसको हमने समझना है। पहली चीज कि क्या आप भी ये कर सकते हैं कि नहीं? हमने तो कर लिया ना। अब 2 चीजें समझनी है कि क्या आप भी ये वाला काम कर सकते हैं या नहीं, और दूसरी चीज समझनी है कि कंपनी, ये तो वो निजाम है जो फ्रंट ऑफ द स्क्रीन है ना, सामने है, इसके बैकअप पे कंपनी ये सारा निजाम किस तरह से देख रही है। ये 2 अहम बातें हैं जिसको हमने समझना। अगर ये दोनों बातें समझ आ जाएं तो आखिरी बात समझा के मैं इंशाल्लाह यहां से इजाजत लूंगा। आप ये काम कर सकते हैं या नहीं, इसको समझते हैं। यकीन कीजिएगा 6 महीनों में मैंने यहां पे आके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। एक आम इंसान की तरह एक आम सा काम किया, कोई खास काम। अब क्या वो आम सा काम है, कैसे किया, आपने देखना है। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिर्फ रेगुलरिटी चाहिए, फोकस चाहिए, उसके अलावा इस कारोबार में कामयाब होने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। क्या करना होता है? एक शख्स आता है, उसको कामयाब होने के लिए अपने साथ कितने लोग लेके आने? 3। यही है ना। ये निजाम क्या है कि एक आएगा, कितने लेके आएगा? अगर बंदा सीरियस हो, जो होवे भी बंदे का पुत्र सीरियस हो और जिंदगी में वाकई कुछ सीरियस काम
करना चाहता हो तो उसे 3 लोग लाने के लिए कितना टाइम लगेगा इस कारोबार में। इन्वेस्टमेंट इसमें कोई शुमार नहीं है, हमें लोग चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट में। 20,350 वाला भी हमारे लिए उतना ही वैल्यूएबल है, 1 करोड़ वाला भी उतना वैल्यूएबल है। अब ये 3 लोग हों, काम को समझ के पाकिस्तान की तामीर के अंदर जो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इस जुमले की डेफिनेशन, ये जुमला मैंने क्यों कहा, एंड में इंशाल्लाह इसको शेयर करूंगा। सिर्फ ये बताएं कि 3 लोग हों, चाहे 20,000 वाले हों, 50,000 वाले हों, लाख वाले हों, या ईगल नवा 1-1 मिलियन वाले, 10-10 लाख वाले हों, कितने टाइम में एक बंदा अपने साथ 3 लोगों को ला सकता है? मैडम क्या कहते हैं? 3 साल में। यस, 1 दिन में या 1 हफ्ते में, ऐसे ही है ना, या बहुत ज्यादा लगा ले। क्योंकि मैंने कहा हमने एक आम आदमी की बात करनी है, किसी खास की बात नहीं करनी। मैं कहता हूँ 1 महीना लग जाए, जिसने काम को समझ लिया 1 महीने में अपने साथ 3 लोग आसानी से लेके आ सकता है। आम सी बात है, इस मुश्किल तो नहीं है। तो 3 लोग 1 महीने में, चाहे वो 20,000 वाले, चाहे वो 10 लाख वाले, पैसों से हमें अभी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, 3 लोग चाहिए। अच्छा, 3 लोगों को आने के बाद क्या करना है? हमने एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं BST, ये जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूं, बेसिक सिस्टम ट्रेनिंग, ताकि निजाम समझ आ जाए निजाम क्या है। दूसरी NDT, नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जिसमें हम सिखाते हैं कि आपने अपने मोबाइल फोन से 100 लोगों के नामों की क्या करनी है, फहरिस्त बनानी है, उनको कैटेगराइज करना है ABC, उन 100 में से हमारे कारोबार के लिए ज्यादा मौजूद लोग कौन से हैं। वो कल की NDT उमर जफर साहब ने करवाई, हर हफ्ते को हम NDT करवाते हैं, इतवार वाले दिन BST करवा देते हैं। तो जिसने भी ज्वाइन करना है उसको हफ्ते और इतवार को आपने क्या करना है, इनवाइट करना है, और NDT और BST करवा देनी है। NDT और BST करने के बाद मंथ में हम एक विजन सेमिनार करते हैं, ओवरऑल एक बड़ा विजन देने के लिए। लास्ट जनवरी हुआ, उसके बाद स्वात हुआ, इस मंथ फिर इंशाल्लाह 500 लोगों का विजन सेमिनार हम ऑलरेडी अनाउंस्ड है, स्वात ही करने जा रहे हैं। क्लियर है जी। और होटल शेल्टन जो है उसके लिए हमने, शेल्टन ये वो साथ वाला, यस, शेल्टन को हमने बुक किया। वो बड़े मतलब क्लासिक लेवल के होटल होते हैं जिसमें हम कराते हैं, जिसमें खाना, रहायश ईगल्स मैनेजमेंट की तरफ से होती है। यानी मेरा वो वाला 20% फंड वहां यूज होता है जो मैंने अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट करना होता है एज ए बिजनेसमैन। ठीक है। अच्छा, किसी भी बंदे को ये 3 ट्रेनिंग अटेंड करवा दे, ये 3 लोग आए, आपने 3 लोगों को शामिल किया और उनको क्या किया, इन 3 लोगों में से क्या किया, गुजार दिया, बिठा दिया, समझा दिया। अब अगले महीने वो क्या करेंगे, वो भी सेम काम करेंगे। जैसे एक बंदा अगर महीने में 3 लाया, 3 को आप तीनों प्रोसेस से गुजार दो, अगले महीने में वो अपने साथ क्या करेगा, अपने 3 लोगों को लेके आ जाएगा। इसको कहते हैं इंक्यूबेशन सिस्टम। ये जो बनाया, क्या बनाया, इंक्यूबेशन सिस्टम बनाया है। अच्छा, ये इंक्यूबेशन सिस्टम पर्सनली मैंने उस वक्त बनाया जब लास्ट 2 साल से मैं बाराकू में छोटा सा मेरा डेयरी फार्म था, और फैंसी मुर्गियों के ऊपर एक ऑस्ट्रेलिया मुर्गी है, उसकी मैं फार्मिंग कर रहा था। मेरे पास वहां 10 ऑस्ट्रेलिया मुर्गियां थी, और मैंने मार्केट से कबाड़िया से फ्रिज खरीदा, उसको YouTube चैनल पे देख के खुद ब खुद क्या बनाया, इंक्यूबेटर बनाया। ऊपर वाले खाने में मैंने उसके बल्ब लगा दिए, बीच से ऐसे गोल सुराख करके कंप्यूटर वाला पंखा लगा दिया, जो ऊपर से हीट उठा के कहां फेंके, नीचे फेंके। नीचे उसमें मैंने अंडे रखने के लिए ट्रेस जो है वो लगा दी, और मार्केट से वो चिप्स ही मिल जाती है जो टेम्परेचर कंट्रोलर होती है, उसमें सेटिंग कर दी। जब भी हीट नीचे 37 पे आ जाए तो बल्ब बंद हो जाए, 36 पे आ जाए तो बल्ब चलने लग जाए, तो टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। फिर दूसरी चीज चाहिए होती है इंक्यूबेटर में, YouTube से उन्होंने बताया कि ह्यूमिडिटी भी होती है। वो एक और मीटर लगाया कि जब ह्यूमिडिटी 100 से कम हो जाए एक पंखा चल पड़े। वो नीचे जहां नहीं होता फ्रिज का ऐसे बाहर निकालने वाला खाना, वो निकाल के बाहर रख दिया, उसकी जगह एक पानी का बाउल रख दिया। ठीक है जी। वो क्या बन गया, इंक्यूबेटर। 10 मुर्गियां अंडे दे, हफ्ते के 60-70 अंडे में इकट्ठे करता था, इकट्ठे करके क्या करता था,
इनक्यूबेटर में डाल देता था। आस्ट्रालो मुर्गी वो है जो दुनिया के अंदर देसी अंडे में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। सालाना 340 अंडे की उसकी एवरेज है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक हफ्ते अंडे अंदर रख दिए, दूसरे हफ्ते भी अंडे क्या किए? फ्रिज में रख दिए, तीसरे हफ्ते भी फ्रिज में रख दिए। अब क्या होगा? अब हर हफ्ते जितने अंडे आ रहे हैं उतने उसमें से वो जो मैंने इंक्यूबेटर बनाया था उसका 90% हैचिंग रेट था। यानी अगर 70 अंडे रखे तो उसमें से 60, 62, 65 बच्चे निकल आते थे। यकीन कीजिएगा ये 8-9 महीने मैंने काम किया तो रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 10वें महीने मेरे पास काले काले कलर की 3000 मुर्गियां। बात समझ आ रही है? ये नेचुरल हैचिंग सिस्टम है, नेचुरल डुप्लीकेशन सिस्टम है। जब हयात के बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, मैंने काम तो वही है, अंडों और बच्चों वाला, बात थोड़ा सा तरीका चेंज है इसका। तो यहाँ एक नया आने वाला बंदा मैंने अंडा तस्वर कर लिया उसको गर्माहट देने के लिए VST, उसको ऐसे अंडा बदलना पड़ता है ना, रोज हलाना जलाना पड़ता है, उसके लिए NDT। ठीक है, आखिरी वाले दिनों में जरा हीट ज्यादा देनी पड़ती है उसको अंडों को ना, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, उसके लिए VN सेमिनार। जैसे मैंने पहले महीने 10-12 लोगों के साथ ये प्रोसीजर किया तो उन्होंने क्या किया, वो सही से एक्टिवेट होकर भागना दौड़ना शुरू कर दिया। सुबह ऑफिस आ रहे हैं, दोपहर को आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्या हुआ? वो 10-12 लोगों ने मुझे अगले महीने में 30-35 लोग दे दिए। उन 30-35 के साथ क्या किया? वही काम जो 10 के साथ किया था। बात समझ गए? चीज बन गई ना। बार बार इंक्यूबेटर में भी पहला मॉडल सेट करना मुश्किल होता है। इंक्यूबेटर में मैंने पहला बैच निकालने के लिए बड़ी मेहनत की कि उसको हैचिंग कैसे करनी, उसकी नमी कैसे कंट्रोल करनी, उसको हीट कैसे देनी, बच्चा निकलने के बाद आगे ब्रूडर होता है, ब्रूडर में 21 दिन डालना है जहां पे उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट मिले, उसके बाद उसको ये वैक्सीनेशन करनी है, उसके बाद खुला छोड़ देना डेयरी फार्म में, खुद ही खाता रहेगा, पीता रहेगा, पलता रहेगा। तो इसी तरह नेटवर्किंग के अंदर अंडों से चूजे निकालने के लिए जो मैंने इंक्यूबेशन बनाई थी उससे थोड़ा सा ना एक आइडिया लेके ये वाला बना दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा जरा आपने खुद देखना है। ठीक है, पहले महीने 3 लोग यानी कि 3 अंडे किसमें डाले? इंक्यूबेटर में। तो उन 3 के जरिए 9 चूजे आ गए। ठीक हो गया। उन 9 को पकड़ के कहां डाला? इंक्यूबेटर में। आगे क्या होगा? तीसरे महीने क्या होगा? 27 नए लोग आ जाएंगे। 27 को इंक्यूबेटर में डालेंगे, 81 लोग आ जाएंगे। 81 को इंक्यूबेटर में डालेंगे। काम वही हो रहा है जो पहले महीने हुआ था। एक बंदा 3 लेके आया। ठीक है, 3 बंदे जब अपने 3 लेके आए तो 9 आ गए। बाकी ओवरऑल सिस्टम बना हुआ है। VST, NDT, VL सेमिनार हर महीने हमारा हर वीक से प्रोसीड हो रहा है। लोग आ रहे हैं, हम इस प्रोसेस से उनको ये पूरा प्रोजेक्ट समझा रहे हैं और माशाल्लाह से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है। सिस्टम यहाँ काम कर रहा है, लोग सिस्टम से प्रमोट हो रहे हैं। एक आम आदमी सिस्टम की मदद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है और एक एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी शख्स है विदाउट सिस्टम हमेशा एवरेज रिजल्ट देगा। तो यहाँ मेरी ईगल टीम का कोई बड़ा कमाल नहीं है, बस हमारे हाथ वो मुर्गियों वाला इंक्यूबेटर का आइडिया लग गया था। उस आइडिया की वजह से हमको सारे क्या हो गए, थोड़ा सा प्रमोट हो गए। अगली बात, 6 महीने में कितने लोग हो जाएंगे? 729। 7 महीने में 2187। ऐसा ही है। तो 7 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। कितने महीने हो गए? 7 महीने। तो टोटल लोग कितने हो गए? कितने हो गए? वाले मार गए सारे। वो भी है कि नहीं? गौर करो ना जरा। ये पहले महीने 3 आए, ये 3 जब अपने 3-3 लेके 9 भी है, 3 भी है, वो 9 अपने 3-3 लाएंगे तो 27 भी है। तो क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। इन सारों को जमा करना पड़ेगा। जब सारों को जमा करेंगे तो ये 3200 के करीब बन जाएंगे लोग। कितने लोग हो जाएंगे? 3200। अच्छा, मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों की तादाद 5000 के करीब है। कितनी? तो मैंने बड़ा तीर नहीं मारा। क्या ख्याल है? मेरी एवरेज कोई इससे बहुत ज्यादा नहीं है, 19-20 के फर्क है ना। ये 3200 लोग जब 3-3 देंगे तो कितने आ जाएंगे? सॉरी
2100 लोग जब 3-3 देंगे तो कितने आ जाएंगे? 6000 लोग नहीं आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो मुझे तो तकरीबन 10 एक्स्ट्रा ही हो गए ना, पहली टू पहली महीना मेरा पूरा होता है 2 तारीख को, तो अभी आज 2-4 दिन फालतू हो गए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये आम सा काम है, कोई खास काम नहीं है, लेकिन तरीके के साथ है, जरा सिस्टम के साथ है, एक निजाम के साथ है। अच्छा, अगर 2500 लोग हों, कितने लोग हों? 3200। एक बंदे की एवरेज क्या आएगी? अच्छा, मेरे साथ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसमें $100 वाले भी हैं, 500 वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं, 5-5 हजार वाले भी हैं, 10-10 हजार वाले भी हैं, और $54,000 1-1 करोड़ का पैकेज भी सिस्टम में लगा। सारे ही हैं। हम आप भी बैठे, अक्सर इनका जितने भी हम आप की टीम में लोग आते हैं वो 10 लाख वाले आते हैं, ऐसा है या नहीं? उमर भी बैठे, इनके लोगों की पैकेज बड़ा होता है, एबी साहब के लोगों का पैकेज भी ठीक होता है, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार डॉलर के एवरेज पैकेज है। लेकिन इसकी अगर हम एवरेज निकालें, 7 महीने की क्या निकालें? एवरेज निकालें, क्या ख्याल है? $200 की एवरेज तो आराम से आ जाएगी कि नहीं? मेरी 50-50 हजार वाला पैकेज है, 250-50 हजार का मतलब है $250 क्या एवरेज लगा लेते हैं? यानी कम से कम एक बंदा, क्योंकि 100 की तो एवरेज आएगी नहीं, ये तो मिनिमम है ना, इससे ज्यादा ही आनी एवरेज, तो हमने $250 की एवरेज लगा लेते हैं। $250 की एवरेज का मतलब ये है 3200 मल्टीप्लाई बाय $250, टोटल बिजनेस कितना होगा? 3200 लोग हों, $250 के हिसाब से लोगों का एवरेज बिजनेस आए 8 लाख। 8 लाख क्या हो जाएंगे ये? टोटल बिजनेस कितना आ सकता है इस एवरेज से? $8 लाख। अब आप कह रहे हैं साहब ने बहुत बड़ा काम किया, क्या बने ये? क्या बने? ब्लू डायमंड। कितने में बनता है ब्लू डायमंड? 54,000, 54,000 और 54,000, 162। बड़ा काम किया, छोटा सा काम किया? छोटा। कोई बड़ा काम नहीं है, तो आम सा काम है, ऐसा है या नहीं? थोड़ी वाह करती गुब्बारे थी, टेंशन नहीं लेना। मैं हकीकत बता रहा हूं, ब्लू डायमंड बन के नारा मार रहे हो यार। $250 की थोड़ी एवरेज नहीं बनती पई। अगर $250 की एवरेज और महीने में 3 बनते, उससे अगले महीने उनके 3, इतना स्लो चलता, फिर भी क्या होता? फिर भी $8 लाख का क्या होता? बिजनेस होता। तो फिर आप ब्लू डायमंड भी हो जाते, उसके बाद प्लैटिनियम भी हो जाते, उसके बाद एम्बेसडर के करीब होते। समझ आ रही है? परेशानी हो ना, इंशाल्लाह मरने से पहले करेंगे इंशाल्लाह। तो बात ये है कि ये निजाम ऐसा है, ये क्या है? निजाम ऐसा है, ये निजाम लोगों को ऑटोमेटिकली कामयाबी की तरफ लेके जाता है। एक कामयाब शख्स कई लोगों को कामयाब करने के लिए हरकतें अमल में होता है, और कई लोगों की वजह से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये सारा सिलसिला एक दूसरे के साथ। जो भी काम मुश्तरका तौर पे हो, जहां लोगों के जो मफादात है वो क्या हो जाए? वो मुश्तरका हो जाए, इज्तिमाई हो जाए, वहां क्या होता है? काम हो ही जाता है। समझ आ रहे हैं? अच्छा, जो मैंने काम किया, मैंने तो सारे रैंक खत्म कर दिए, रैंकिंग को नहीं छोड़ा 6 महीने में। वजह क्या थी? वजह समझ रहे हैं? तरतीब से चलिए। हाँ जी, क्या वजह थी? तरतीब से। अच्छा, एक दोस्त कहते हैं 5% था, ठीक हो गया, और 20%। दूसरी वजह थी 20%, ठीक हो गया। और बताइए तीसरी तरफ। इंक्यूबेशन सिस्टम सर, जो प्लानिंग की इंक्यूबेशन निकालने वाले। इंक्यूबेशन सिस्टम तीनों वजह नहीं है। वजह बताते हैं, वजह क्या थी? इससे बड़ी वजह पीछे है, लाइनों का तरतीब से ये दिखने वाली चीजें, ना दिखने वाली चीज इससे क्या है? फुल फोकस, फुल फोकस। जरा बात को समझिएगा। हाँ, ये जहां तक बात करें 5% की, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बड़ी वजह भी इसके साथ
एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शेर एक हिरन का शिकार करने के लिए दौड़ रहा था। शेर थोड़ा सा उम्र में ज्यादा हो गया था, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, और हिरन जो है वो भाग रही थी, शेर उसके पीछे लगा हुआ। हिरन स्पीड से भागती है भागती है भागती है और आखिरकार शेर की नजरों से ओझल हो जाती है और शेर उसको पकड़ने में नाकाम रहता है। शेर थक के एक दरख्त के नीचे आके और सांस फूले होते सांस ले रहा होता है, साथ में एक चिराग लोमड़ी आती है, वो शेर को ताना मारती है। आके लोमड़ी कहती है बादशाह सलामत, अब आप बूढ़े हो गए, अब जंगल की बादशाहत आपको छोड़ देनी चाहिए, आपसे एक हिरन नहीं पकड़ी गई। क्या नहीं किया गया? एक हिरन आपसे पकड़ी नहीं गई। तो बादशाह ने कहा बात मेरे बूढ़े होने की नहीं है, या हिरन के मुझसे जान बचाकर भाग जाने की नहीं है। असल बात यह है कि हिरन का मकसद मेरे मकसद से बड़ा था, इसलिए हिरन मुझसे निकल गई। हिरन भाग रही थी किसके लिए? जान बचाने के लिए, और मैं भाग रहा था किसके लिए? अपनी पेट की भूख बुझाने के लिए। तो मेरे मकसद से हिरन का जो मकसद था वो क्या था? बड़ा था, इसलिए वो निकल गई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब मेरा जो जाती तौर पर मकसद है वो क्या है? पहले वो मकसद बता दो, कंपनी ये सारा मेंटेन कैसे करते हैं वो बता के हम बात को क्या करेंगे? वाइंड अप कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसको लॉक करना, ठीक है? हाँ जी, आप सीट्स नहीं है, जो दोस्त आएगा उसको मदद करनी पड़ेगी, खड़ा होना। अच्छा, अब बात करते हैं मेरा मकसद क्या था, बल्कि मेरा मकसद क्या था इसको एंड पे ले देंगे। जो असल मकसद है जिसकी वजह से हम ये खड़े हैं और ये पूरा जो निजाम बना है, जिसके पीछे दिन रात की मेहनत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो एक मकसद था उसके पूरा करने का वक्त आ चुका। अगर वो मकसद पैसा कमाना होता, 6 महीने मैंने काम ही नहीं किया, मैं वही सामने डीएचए में रहता था, वहां से उठता था, ऑफिस आता था, ऑफिस से उठता था, कहां जाता था? घर। मैं सबको पता है, मुझे कोई ऑफिस से बाहर की मीटिंग के लिए बुलाता था, मैं 99% नहीं जाता था कहीं भी, ना मैं किसी शहर गया, ना मैं किसी मीटिंग में गया। ऑफिस घर, और क्या बना के बैठा हुआ था? वो इंक्यूबेशन सिस्टम बना के बैठा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर 6 महीने में सारे रैंक अचीव हो गए। 100 मिलियन 10 करोड़ बैठे बैठे कमा लिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैसे जनवरी 2023 आई तो मैं, सबको पता है, हरकत एक जिसको कहते हैं ना, एकदम से एक बड़ा बूस्ट लेके एक बड़ी हरकत में आ गया और पूरे पाकिस्तान को टॉप कर दिया। और इतना काम कि पिछले 1 महीने में मैंने 6 महीने से ज्यादा काम किया है। 18 घंटे एक दिन में काम किया है, ट्रेवलिंग भी की है, अपनी जेब से खर्चा भी किया है, 3 मिलियन बिजनेस पे लगा दिया। वाई? क्यों? रैंक तो आगे बचा कोई नहीं, पैसे वो है जो कुछ भी ना करो फिर भी रोज आते 3-4 लाख रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ईगल का नारा लेके अचानक से हम नमूदार हुए और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने एक बड़ा पैगाम दिया। उसकी वजह क्या है एंड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी ये पूरा निजाम किस तरह से चला रही है। ये क्लियर कीजिएगा। अगर मनी रोटेशन सिस्टम है तो किसी ना किसी जगह ये कोलैप्स हो जाएगा। बेसिकली 2 इंडस्ट्रियां हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो ज़रब का कानून, डुप्लीकेशन सिस्टम, और दूसरा एहतियात। चेयर चेंज कर लो भाई। आप पीछे होकर बैठे ना, किनारे पे ना, किनारे पे नहीं बैठे। ये लोग सर जब हम शहीद की कहानियां सुनाते हैं, जो को 2-4 लोग गिरते हैं, अभी वो सुनाई नहीं अगर सुनी हो तो याद है शहीद की स्टोरी बड़ी खतरनाक है। ठीक है, वो तो ध्यान रहे टेलीविजन सेमिनार पर ले ऐसा बात समझिएगा। कंपनी ये पूरा निजाम कैसे चला रही है? कंपनी बेसिकली है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। रियल एस्टेट के अंदर जो इससे पहले काम हो रहा था वो कुछ और था, जो अल हयात ने स्टार्ट किया वो कुछ और था। अल हयात जो है बेसिकली 2002 से लेके 2015 तक अल हयात एजेंसी के नाम से गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ मिलके हाई राइजेस के बड़े प्रोजेक्ट बनाती रही।
ठीक है जी, जो कि 2.87 बिलियन डॉलर के थे, जिसके ऊपर जहांजेब आलम जो इस कंपनी के सीईओ हैं उन्हें बेस्ट सेटलमेंट अवार्ड भी मिला। फिर 2016 में एक बड़ा डाउनफॉल आया प्रॉपर्टी की फील्ड में दुबई के अंदर, और तमाम बड़ी जो रियल एस्टेट की कंपनियां थी वो बुरी तरह से मुतासर हुई। उसके बाद दुबई गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून में तब्दीलियां की और खारजी कंपनियां, गैर मुल्की जो कंपनियां थी, उनके लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए कि उनके लिए दुबई में रह के काम करना मुश्किल हो गया। उसके ऊपर क्या हुआ, इस कंपनी के ऑनर जो जहांजेब आलम साहब हैं, उन्होंने अल हयात एजेंसी से अपने शेयर निकालने का जो है वो डिसीजन लिया, फैसला लिया। सबसे ज्यादा जो शेयर्स थे 1% के पास अल हयात एजेंसी के 40% शेयर्स थे वो जहांजेब आलम साहब के पास। इन्होंने वहां से अपने शेयर निकाले और बैक टू होम यानी कि पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके इन्होंने 2017 में, क्योंकि ये डेवलपर थे, बिल्डर थे, तो बहरिया टाउन और फलकनाज के साथ एज ए डेवलपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और पाक चाइना टाउन है कराची में, उनके साथ भी एज ए डेवलपर काम करना शुरू किया। उसके बाद 2018 में ये पाकिस्तान में इस काबिल हुए कि इन्होंने अपनी जाती 2 हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो बना डाली। नंबर 1 गुलशन आयशा, नंबर 2 अल हयात होम्स। जब ये 2 सोसाइटियां पाकिस्तान में इन्होंने बनाई, वो कहते हैं सर मंडवाते ही ओले पड़े। एक तो दुबई से आए थे, वहां एक बड़ा जिसको कहते हैं क्राइसिस का सामना था। फिर पाकिस्तान आके 2 साल में जब सेट हुए और हाउसिंग सोसाइटियां बनाई, तो अचानक से कोविड आ गया। कोविड की वजह से सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के 90% बिजनेस जो थे वो क्या हो गए, वो स्टक हो गए। जब कोविड के दौरान 2 सोसाइटियों का मालिक, एम्प्लॉयज भी हैं, ऑफिस भी हैं, बहुत सारे पेमेंट शेड्यूल भी हैं, सोसाइटियों की पेमेंटें कभी भी 100% कैश नहीं होती, शेड्यूल बने होते हैं। तो जब कोविड आया तो हर चीज क्या होना शुरू हो गई, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई। और जहांजेब आलम साहब जो कि अल्लाह ने उनको इंतहाई एक उनके जिस्म के अंदर जो है वो बेहतरीन किस्म का एक जहन दिया है, बिजनेसमैन, कारोबारी जहन है, तो उन्होंने उस टाइम पे बैठ के माइंड स्ट्रॉमिंग की, अपने बिजनेस को रीचेक किया कि मेरा जो बिजनेस है इसके मॉडल में मैं कर क्या रहा हूं। और उस वक्त अचानक से कुछ ऐसे बिजनेस जो नॉर्मल से थे वो अचानक से एक बहुत बड़ा बूस्ट ले गए, और वो बिजनेस थे जो ऑनलाइन थे, जिनकी ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद थी। तो जहांजेब आलम साहब ने देखा कि क्यों ना मैं भी अपने कारोबार को ऑनलाइन लेके जाऊं, ताकि ये कोविड जैसा मसला अगर दोबारा भी कभी आए तो मैं पहले से उसकी क्या कर लूं, तैयारी कर लूं। तो जब उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल पे गौर किया कि जो रियल एस्टेट का मॉडल है, जिस मॉडल पे वो काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान का मॉडल है, वो मॉडल कुछ इस तरह का था कि मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो DHA या बहरिया या कोई भी बड़ा हाउसिंग या हाई राइज का प्लान बने, जब भी कोई सोसाइटी बने, कैसे बनती है, सबसे पहले लैंड प्रोवाइडर्स आते हैं जो क्या करते हैं, सोसाइटी मालिकान को जमीन देते हैं। कभी भी सोसाइटी जो है सोसाइटी के ऑनर की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, 10, 15 या 20% इन्वेस्टमेंट होती है, बाकी एक पूरा निजाम बनता है, निजाम के साथ निजाम चलता है। लैंड प्रोवाइडर क्या करते हैं, 10, 15 या 20% पैसे ले लेते हैं सोसाइटी ऑनर से, प्लस सोसाइटी ऑनर क्या करता है, वो जो सोसाइटी के अंदर प्लॉट बन के बिकने होते हैं, कुछ उनको प्लॉट्स की क्या देता है, पैसों के बस फाइल्स दे देता है, और कुछ पेमेंट का शेड्यूल बना लेता है। ये तरीका कार चलता है 99% पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर स्पेशली। अच्छा, लैंड प्रोवाइडर जो फाइल्स लेते हैं प्लॉट्स की, उन फाइल्स को ये क्या करते हैं, डीलर हजरात को दे देते हैं। जो रियल एस्टेट बिजनेस से उन्होंने सुना होगा, अक्सर कहते हैं जी ये लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स है। लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स का मतलब होता है होलसेल रेट की फाइल्स है, कम कीमत वाली फाइल्स है, बिल्कुल इनिशियल रेट है, शुरुआत वाला है। डीलर हजरात 100, 200, 300 फाइलें इकट्ठी उठाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर्स होते हैं। अब डीलर जो है प्रॉपर्टी के अंदर, उसके पास इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं फलां फाइलें आई है, 50 में तुम इन्वेस्ट कर लो, 10 में तुम कर लो, 20 में तुम कर लो। ये इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर उन
एडवांस प्लॉट्स की फाइल में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि एक लफ्ज पिछले 6-7 साल से आप मार्केट में सुन रहे होंगे जिसको ऑन कहते हैं। इन्वेस्टर को बताया जाता है इसके ऊपर, इन फाइल्स के ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर क्या लग जाएगा? टू अर्न ऑन मनी। 2 लाख की फाइल है, 50,000 इसमें ऑन आ जाएगा, 60,000 ऑन आ जाएगा, लाख ऑन आ जाएगा। ऑन क्यों आता है? जब प्लॉट प्री लॉन्च होता है तो उसकी कीमत, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर 12 लाख है तो जब वो प्रॉपर लॉन्चिंग होगी तो वो 12 लाख वाला प्लॉट कहां चले जाएगा? 14 लाख या 15 लाख में चले जाएगा। अब वो फाइल जो 12 लाख वाले प्लॉट की थी, जिसने भी वो फाइल लेके उसकी बाकी की इंस्टॉलमेंट देनी है, उसको प्लॉट 12 लाख का मिलेगा। प्लॉट की एडवांस जो प्राइस होती है वो 10% या 15%, यानी 12 लाख वाला प्लॉट जो है वो 1,20,000 या 1.5 लाख या 2 लाख उसकी फाइल की एडवांस जो प्राइस होती है। ठीक है, अब ये जो प्राइस का गैप होता है, जैसे जैसे नई फाइल लॉन्च होती है कीमत बढ़ती है, तो पीछे वाली फाइल जो है तो कम कीमत वाले प्लॉट की होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसको क्या कहते हैं मार्केट में? ऑन कहते हैं। तो इन्वेस्टर्स ऑन हासिल करने के लिए क्या करते हैं? फाइलें लेते हैं। फिर एक और चीज है मार्केट के अंदर जिसको रेंट कहते हैं। सोसाइटियां भी और हाई राइज प्रोजेक्ट और मॉल मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? रेंटल ऑफर होते हैं, 1%, 2%, 3% रेंटल ऑफर किए जाते हैं कि आप प्लॉट ले लें, आप या फ्लैट ले लें, आप या दुकान ले लें, हर महीने उसके ऊपर आपको जब तक वो डिलीवर नहीं होगा हर महीने रेंटल भी मिलेगा। एक और चीज मार्केट में है जिसको कहते हैं ट्रेड फाइल। ये एक ऐसी फाइल होती है जो बायबैक गारंटी के ऊपर सोसाइटियां बेचती हैं और खुद ही उसको खरीदती भी हैं। इसके ऊपर ट्रेड जो आती है इसकी कीमत कम ज्यादा करती हैं ताकि इन्वेस्टर की इसके अंदर इंटरेस्ट हो। तो ट्रेड फाइल का मकसद भी क्या होता है? मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेके आना। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेके आनी, दूसरा उन प्लॉट्स को, उन फाइल्स को एंड यूजर पे लगाना। तो ये जो शुरू के लिंक है ये किसके लिए बने हुए हैं? मार्केट से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब अगला स्टेप आ गया, इसी चेन में जो अगले लोग आएंगे वो इन प्लॉटों को बेचने का किरदार अदा करेंगे, जिसमें सबसे पहले मार्केटिंग कंपनी हायर करनी पड़ती है। star.com, किराना.com, जमीन.com, फला 10%, 12%, 20% क्या लेती हैं? सिर्फ प्लॉट को एंड यूजर पे लगा के देने का, बेचने का मार्केटिंग कंपनी आती है। उसके बाद मार्केटिंग कंपनी के अलावा सोसाइटियां अपनी जाती डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी एक्सपेंस करती हैं। जैसे हमारी टीएफएम के अंदर दूसरी कंपनी है मार्कोर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। मार्कोर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? खेलों का बिजनेस करती है। ओवरसीज वॉरियर हमारी क्रिकेट टीम है, अल हयात की टीएफएम की ओनरशिप के अंदर आती है। अब लास्ट जो कश्मीर के अंदर प्रीमियर लीग हुई केपीएल, उसके अंदर जो टीमें खेली उसमें से जो ओवरसीज वॉरियर थी उसकी जो टी शर्ट थी, उस टी शर्ट पे हमें सबसे बड़ी जो स्पॉन्सरशिप मिली वो किस चीज पे मिली? हाउसिंग सोसाइटी वालों से मिली। पूरी की पूरी कश्मीर प्रीमियर लीग को किसने स्पॉन्सर किया? किंगडम वैली ने। 62 करोड़ में डील लॉक हुई थी। लास्ट एशिया कप हुआ, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एशिया कप, ठीक है। स्पॉन्सर किसने किया पूरे इस कप को? पार्क व्यू सिटी। सिर्फ शर्ट के ऊपर पीछे लिखा था पार्क व्यू सिटी। कितने पैसे दिए? 1.25 बिलियन रुपीस, 1.25 अरब रुपया भर दिया किसने? पार्क व्यू वालों ने अपनी सोसाइटी को एडवर्टाइज करने के लिए। उनके ये बाकी लिंक भी मौजूद है। प्लस जब तक वो सोसाइटी अपना एम्बेसडर नहीं रखती तब तक लोग इंस्पायर नहीं होते। किसी ने शाहिद अफरीदी को रखा, किसी ने जवेद शेख को रखा, किसी ने वो टर्की जाके अर्तुगरुल गाजी, उसकी बीवी हलीमा सुल्तान, तीसरा वेल्डिंग। मकसद क्या? ऐसा स्टार लेके आओ जिसको लोग चाहते हो। तो फ्री में तो नहीं आते ना, पैसे लगते हैं। उसके बाद एम्बेसडर के बाद फिर लोकल सेल्स टीम और फिर एक शख्स आता है जिसको मासूम इंसान कहते हैं। क्या है? बात समझिएगा, बात सच है लेकिन कड़वी बड़ी है। ये बात जरा समझ के जाइएगा। और अक्सर किसी की दुम पे पैर आए ना, इस बात पे जब मैं बताने लगा वो ची ची करना शुरू करता है। तो माजरत अगर किसी की दुम पे पांव आए तो इधर नहीं शोर मचाना प्लीज, थोड़ी सी बर्दाश्त करनी है।
अब ये बात समझिएगा, ये वो निजाम है पाकिस्तान के अंदर जिसके जरिए क्या होती है, हाँ जी क्या होती है, जिसके जरिए तामीर पाकिस्तान हो रही है। किसी भी मुल्क की तामीर जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स भी करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो तामीर हुई है ज्यादा तामीर प्राइवेट सेक्टर्स ने की। और पाकिस्तान के अंदर ये निजामे तामीर है, तामीर पाकिस्तान का। इस निजामे तामीर के अंदर जरा बात को अच्छी तरह से समझिएगा कि जब एंड यूजर की जेब से पैसा निकलता है तो उस पैसे का 70% हिस्सा कहां जाता है, इन मिडल इंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिर्फ 30% पैसे कहां जाते हैं, सोसाइटी मालिकान के पास, जिसमें से उन्हें क्या करना होता है, कास्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस प्लस अपने प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। इस निजामे तामीर की वजह से पाकिस्तान में बनने वाली 90% सोसाइटियां ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाती, नाकाम है, फेल है। अगर नहीं यकीन आता तो हम इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर मौजूद हैं, बाकी पाकिस्तान का क्या हाल होगा उसको साइड पे रख दें। इस्लामाबाद में बनने वाली 90% सोसाइटियां आज तक डिलीवर नहीं कर पाई। नहीं यकीन आता तो चक्री, और चक्री के इर्द गिर्द हजारों चक्कर। 20 साल पहले जो किसी एंड यूजर ने फाइल खरीदी वो 20 साल पहले भी फाइल थी और वो आज भी फाइल है, प्लॉट पोजीशन डिलीवर नहीं हुई, आबादी नहीं हुई। अगर नहीं यकीन तो चेक कर ले। इस निजामे तामीर की वजह से ऑन टाइम चीजें डिलीवर नहीं होती और 10% ऐसी सोसाइटियां हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया, डिलीवर किया, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, डिलीवरेंस की वजह से जब उनके प्लॉट आते हैं तो लोग उनके ऑफिसों के शीशे तोड़ देते हैं, लाइनें लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया हुआ है। ये कराची वाला सेक्टर अनाउंस हुआ ना बहरिया का, तो क्या हाल हुआ बहरिया हेड ऑफिस का, अगर किसी को पता हो तो। ऑफिस के लोगों ने शीशे तोड़ दिए, इतना रश था वहां पे। वजह क्या है? अगर किसी ने अच्छा किया है तो अच्छा किया है, और 90% अच्छा नहीं करते। अच्छा, जब ये होता है तो नुकसान किसका होता है? ये जो बीच के लोग हैं ये तो अपना मुआवजा लेके साथ के साथ निकल जाते हैं। अब ये एंड यूजर कौन है, जिसके लिए मैंने कहा इसको मासूम इंसान ही कहना चाहिए। ये बेचारा जो है ना, ये एक मिडिल क्लास शख्स होता है, ये नौकरी कर रहा होता है या छोटा कारोबार कर रहा होता है, और इसने ना 2-3 जुमले सुन रखे होते हैं कि घर की खातिर 100 दुख झीले, घर तो आकर अपना है, प्लॉट ले लो तो घर बन ही जाता है। तो जैसे इस बेचारे को नुमाइंदा आगे कहता है ना बड़ी सोसाइटी बन रही है और ये महल रंगीन दुनिया इसको दिखाई जाती है, तो ये जो इसकी जमा पूंजी होती है 2-3 लाख रुपए दे के एक फाइल ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चों का पेट काट काट के हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहा होता है। क्यों? कि घर की खातिर 100 दुख झीलो, घर को आकर मोटिवेशन है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन रहा है, घर बन रहा है। 5-5 साल किस्तें देने के बाद एंड में पता लगता है कि 5 साल पहले भी फाइल थी, आज भी क्या है, फाइल ही है, प्लॉट में कन्वर्ट नहीं हुई। अंडरस्टैंड कर रहे? पोजीशन नहीं मिली, वहां सोसाइटी जो है वो आज भी जंगल ही है, वहां रहायश अभी रखना नामुमकिन है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? 90% लोग जो हैं बेचारे अपनी जमा पूंजी इस प्रोसीजर के अंदर खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये निजामे कारोबार, निजामे तामीर था पाकिस्तान का, और निजामे तामीर है। जहांजेब आलम साहब ने जब देखिए, नॉर्मली बंदे को पता ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा क्या नहीं, लगे पड़े हैं, लोग भी लगे हुए, हम भी लगे हुए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में भी कभी किसी को टाइम नहीं मिला बैठ के सोचने का यार मैं जो कर रहा हूं वो सही भी है कि नहीं। तो जो भी लगे हुए, किसी ने कह दिया कुत्ता कान लेके भाग गया तो कान के पीछे लगे पड़े। बहुत सारों ने कभी यही नहीं देखा मेरा कान भी गया हुआ है कि नहीं। तो विजन सेमिनार अटेंड कीजिएगा, आपको मिलाऊंगा आपके साथ। विजन, जो हमारा विजन सेमिनार है उसका टाइटल क्या है कि विजन सेमिनार में हम लोगों की मुलाकात करवाते हैं किसके साथ? उनके अपने, और जो अपने आप से मिलता है। पहला दिन जो होता है जब हम अपने आप से मिलाते हैं। 90% लोगों को नींद ही नहीं आती, ऐसा है या नहीं? खाना खाते हुए लोग कह रहे साडे का मतलब है जी, मैं कहती हां जी इंज अगो कहते कह ना तुम सही रहे हो।
हकीकत बता रहा हूं, पूरा शीशा रखा हुआ मैंने बर्थडे वाला, समझ रहे हैं ना, कि आपको बताऊं कि आप थे क्या, वो बन क्या गए हैं, कोई अकल दे आने आ रिन्नी सी खीर ते बन गया दलिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किसी ने भेजा है, क्यों भेजा है, एमी पे मकसद भेजा है या कोई खास मकसद देके भेजा है। मेरा असल मकसद है हयात क्या है। कम से कम कभी तो जिंदगी में कोई 1-2 घंटे निकाल के अपने आप को भी तो समझने की कोशिश करें। लोग हमेशा कामयाबी ढूंढते हैं, बाहर बाहर कामयाबी नहीं है, कामयाबी हर इंसान के अंदर छुपी हुई है। तो सुना होगा ना आपने कि अपने ही मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, तू किसी और का नहीं बनता, कम से कम अपना तो बन। बड़ी शानदार मुलाकात होती है आपके साथ। तो कोशिश कीजिएगा जो स्वाद वाले किनार तक पहुंचे। तो ये वो निजाम तामीर था जिसमें 70% पैसे बेचने वाले और इन्वेस्टमेंट लाके देने वालों के दरमियान तकसीम हो जाते हैं। अब अल हयात ने क्या किया? अल हयात ने इस पूरे निजाम को खत्म किया और एक नया निजाम बनाया। उस नए निजाम में सबसे पहले क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हर महीने जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे 14 से 16% हम आपको वापस देंगे साथ के साथ। आधा मुनाफा होगा, आधा आपका ही पैसा है। तो एंड यूजर जो था वो पहले दिन से यहाँ क्या होना शुरू हुआ? सिक्योर होना शुरू हुआ, खुशहाल होना शुरू हुआ। और इस सारी चेन को हमने खत्म कर दिया। किसको इनकी जगह पे लेके आए? हम एंड यूजर को ही लेके आ गए कि छोड़ो मार्केटिंग वालों को नहीं चाहिए, छोड़े बड़े बड़े इन्वेस्टरों को नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? एंड यूजर। और कितने वाले? चाहे 20,350 रुपए लगाकर भी आना चाहे तो हमें एंड यूजर चाहिए। ज्यादा किसी के पास है, ज्यादा लगा के आ। और ऑफर क्या दी कि 20,000 भी लगा के आ जाओ, 1 साल के अंदर अंदर हमसे 1 करोड़ मालियत का प्लॉट गिफ्ट ले लो। मत 2-2, 3-3 लाख की फाइलें लो, 5-5 साल किस्तें दो, मत करो ऐसे। बल्कि एंड यूजर को हम क्या कहते हैं? 20,000 लगाओ और हमारे सिस्टम के मुताबिक हमें यूजर देने में हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। एक यूजर हमें कितने यूजर दे दे? सिर्फ 3 यूजर दे दे। और उसके बाद हमसे 1 साल के अंदर अंदर क्या ले ले? 1 करोड़ का। 1 करोड़ वो प्लाटिनियम वाला पैसा इकट्ठा ले ले, उससे पहले गाड़ी भी ले ले। तो ये भी लंगड़ियाल साहब जो मुल्तान के एक देहात से तल्लुक रखते हैं, 5-6 महीने में ये भी करोड़ ले लेंगे। या अगले महीने? अगले महीने। और बेस्ट काफी होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, इनकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपने साथ जो 3 लगाए थे उनमें से 2 एंट्रियां अपने बेटों की लगाई हैं। खुद इन्होंने 48 लाख वाली गाड़ी जीती है, नीचे फॉर्म बने पड़े, 13-13 लाख इनके 2 बेटों के नाम भी आया पड़ा है। तो बात ये है कि ये एंड यूजर प्रोजेक्ट में अब आखिरी बात समझनी, उसके बाद आज का सेशन हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। इसे क्लियर कीजिएगा। एंड यूजर्स आ गए और कौन आ गया? कंपनी आ गई। अब कंपनी 2 चीजें बनाती है, क्या? हाई राइज और सोसाइटी। कराची में काई होम्स के नाम से काई कबीला 2000 कनाल का हमारा सोसाइटी का प्रोजेक्ट रवा दवा। इस्लामाबाद के अंदर बैरिया फेज 8, चकदरा के अंदर मालाकंड यूनिवर्सिटी के सामने और चकवाल के अंदर तालागंज रोड, ये 3 जगहों पे हमारे हाई राइज मंसूबे जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। चकदरा स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग कर दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद बैरिया फेज 8 इस महीने उसकी ओपनिंग है 24 तारीख को, 24 फरवरी। और बैरिया की लॉन्चिंग फेज 8 वाली हम कर रहे हैं जाके कहां पे? हम कर रहे हैं जिना ऑडिटोरियम में, ठीक है जी, जिसमें मिनिस्टर्स भी आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स भी आएंगे, जिसमें सहर अली बग्गा वो जो म्यूजिक क्या कहते हैं सिंगर हैं वो भी आएंगे। और 2000 लोगों के साथ हम 24 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं? इवेंट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये होता क्या है जरा बात समझिएगा। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, हमें ना उसके लिए पैसों का कोई मसला है, ना उसको बेचना कोई मसला है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा
क्या कहते हैं हमारा जो चकदरा वाला प्रोजेक्ट, उसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है उसका, ताकि आपको बात समझ आ जाए। वो 21,000 स्क्वायर फुट जगह है। अगर कनाल में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 कनाल से थोड़ी सी ज्यादा जगह है, जहां पे कंपनी क्या बना रही है, हाई राइज बना रही है, अल हयात टावर बना रही है। अच्छा, अब ये टावर जो बनाएगी कंपनी, इसमें कैलकुलेशंस क्या होंगी? ये जो प्लॉट खरीदा कंपनी ने, एग्जैक्ट फिगर मैं कभी भी नहीं लिखता, कंपनी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं। कुछ 7 करोड़ रुपए का क्या है, सिर्फ ये 4 कनाल का कमर्शियल प्लॉट है। अब ये 7 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट है, कंपनी ने G+7 बनाना है, यानी 8 मंजिलें बना के बेचनी है। तो सबसे पहले देखें कंपनी को फुट्स के हिसाब से 1 फुट जगह कितने की कॉस्ट कर रही है। तो जब ये कंपनी 21,000 स्क्वायर फुट पे प्लॉट टावर बना के बेचेगी तो 21,000 फुट बेच नहीं पाएगी। जो एरिया सेल होगा वो कितना होगा, सिर्फ वो होगा 40% छोड़ के। 60% सेल होता है, 40% सेल नहीं होता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो 40% इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो 21,000 माइनस 40% करें, क्या आता है जवाब, 13,000 अप्रोक्सीमेटली। 12,600 स्क्वायर फुट जगह होगी जो कंपनी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। कल को कंपनी की वो जगह सेल होगी, बिकेगी। बात समझ आ रही है? अब इस 12,000 स्क्वायर फुट की जगह को कंपनी ने बेचना है कितनी बार, 8 बार। पहले देखें 1 फुट की कीमत क्या है, 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 12,600, 555 रुपए का कंपनी को क्या कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 ही फुट है ना, और बार बार बिकना है। कितनी बार बिकना है ये, 8 बार। इस 1 फुट जगह को बेचने के लिए कंपनी को इस पे क्या लगाना पड़ेगा, मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो 1 फुट जो मटेरियल की कॉस्ट है, जिस तरह के प्लाजा में हम बैठे हैं 2800 रुपए में 1 स्क्वायर फुट तैयार हो जाता है, इस तरह। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर हम बात करें मॉल की, ग्लास टावर, हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, स्टेयर सिस्टम, एडवांस जैसे दुबई में बनते हैं, उस लेवल का मॉल बनाए तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट चले जाती है 5,000 पर स्क्वायर फुट। तो कंपनी को 1 फुट कितने का पड़ रहा है, कितने का कॉस्ट कर गया, ये जगह की कीमत और ये किसकी कीमत, ये मटेरियल की कीमत। तो 5,500 रुपए का 1 स्क्वायर फुट कॉस्ट कर गया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब ये बिकेगा कितने का, बात को जरा समझिएगा, बिकेगा कितने का बिकेगा, ये इसको हमने समझना है। जिस रोड पे ये मॉल बन रहा है वहां 10 बाय 10 की दुकान ऑलरेडी, जो लोकल छोटे शहरों के प्लाजे नहीं होते, उस तरह के प्लाजों में बनी हुई ग्राउंड की जो दुकान की कीमत है वो वहां पे 40 से 50 लाख रुपए है, जहां ये मौजूद है। और ये काम सी कीमत है, 10 बाय 10 की दुकान मोस्टली एरिया में इतने की ग्राउंड पे होती है। कंपनी को वो दुकान कितने की कॉस्ट कर रही है, क्या कहते हैं, कंपनी को 10 बाय 10 100 स्क्वायर फुट, 100 को ज़रब करें 5,000, 6,000 से ज़रब कर लें, आप एक मिसाल दे रहा हूं, तो 6 लाख की 7,000 से ज़रब कर लें, 7 लाख की 8,000 से ज़रब कर लें। अगर 1 फुट की कॉस्ट 8,000 हो, कितने की बिक कितने की रही है, 50 लाख, 40 लाख, कितने गुना का फर्क है, 500। बात समझ आ रही है? 8-9 गुना का फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, प्राइस कम होती जाएगी, यानी इससे ऊपर वाली मंजिल 5,000 कम, उससे ऊपर वाली मंजिल 5,000 कम, उससे ऊपर 5,000 कम, आखिरी 3 मंजिले अपार्टमेंट है वो 15,000 पर स्क्वायर फुट। तो जब सारों की आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। अभी 40 लाख की दुकान हमारा प्री लॉन्चिंग रेट होगा, शुरुआत वाला। उसके बाद क्या करेंगे, रेट ज्यादा, आधी दुकानें बेचेंगे, आधी रोक लेंगे, अगले साल जो बेचेंगे वो और ज्यादा 3 साल में इसको रेट को, इसी दुकान को, ये मॉल है, एडवांस है, 40 लाख से शुरू करेंगे और एक दुकान की कीमत को 1 करोड़ पे जाके क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यही होता है ना मार्केट का स्टाइल। शुरू में 10-20% दुकानें कम रेट पे बेचेंगे, फिर जैसे वो बिक जाएंगी रेट बढ़ा देंगे, वो बिक जाएंगी रेट बढ़ा देंगे, वो बिक जाएंगी रेट बढ़ा देंगे। तो 36 महीने का ये प्रोजेक्ट है, 3 साल का। तो 3 साल के अंदर अब आप जब लमसम इसकी एवरेज निकालोगे तो कम से कम इसके अंदर
5x का फर्क है। कितने का कम से कम एवरेज निकलेगी? यानी 10 रुपए वाली चीज कंपनी की 50 की बिकेगी। तो 10 तो अपने थे, जो मुनाफा आया वो कितना आया? वो 4x, 4 गुना मुनाफा आया। वो 40 मुनाफा किसको मिलेगा? चाहे वो 40 रुपए है, चाहे वो 40% है, चाहे वो 40 करोड़ है, वो मिलेगा किसको? हाँ जी, किसको मिलेगा? अब जरा समझिएगा, हम 1+1 पे 14 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फर्ज करें अगर मार्केट चाहिए ना 50 करोड़ या 30 करोड़, तो लोगों से जो लेके लगाना वो 30 करोड़ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? 7 करोड़ का क्या आ रहा है? लॉट। मैक्सिमम कंपनी अपनी जेब से इस पे अगर खर्च करेगी ना तो 1 करोड़ और लगाएगी, बस 8 करोड़। बात समझ रहे हैं? जब 1 करोड़ इस पे लगेगा उसके बाद इसकी दुकानें बिकना शुरू हो जाएगी। बाकी जो डेवलपमेंट होनी है वो पैसा कहां से आएगा? वो मार्केट से आएगा। यानी जो लोगों से 8 करोड़ लेके लगाया कंपनी ने, उस 8 करोड़ के ऊपर कंपनी को साल में 14 महीने में कितना देना है? 8 के साथ 8 देना है, यानी 1 गुना देना है। प्लस जिन लोगों ने ये 8 करोड़ ला के दिया उनको कितना मिलेगा? हाफ उनको मिल जाएगा। 8 करोड़ ला के दिया तो 4 करोड़ कंपनी क्या करेगी? बोनस में, रिवॉर्ड्स में, एक्स्ट्रा एक्सपेंस में वो लगा देगी। बात समझ आ रही है? तो टोटल एक प्रोजेक्ट पे कंपनी ने अगर लेके लगाया कितना? 8 करोड़, कंपनी को वापस कितना मिले करना पड़ेगा? 12 करोड़ वापस करना। 8 तो अपना है, जो फालतू देने पड़ेंगे कितने देने पड़ेंगे? 12 करोड़ 12 CR कंपनी को वापस देने पड़ेंगे, 12 करोड़। अच्छा, अब अगर कंपनी ये प्रोजेक्ट बनाया और इसको अगर हम देखेंगे बिकेगा कितने का, जरा बात समझिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर हम इसको एवरेज बेच रहे हैं 50,000 रुपए का स्क्वायर फुट ओवरऑल 3 सालों में, क्योंकि इसकी दुकान तीसरे साल में 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट बिकेगी, जो पहले वाले 3 फ्लोर थे मॉल के। तो अगर हम 50,000 के साथ इसको चेक करें कि ये बिकेगा कितने का, तो टोटल कितने फुट जगह जो कंपनी बेचेगी? 12,600 ज़रब करें 8, कितने बन गए? 1,08,000। अब 1,08,000 को आप 50 की बजाय 40,000 की एवरेज लगा लें। चलो और एवरेज कम कर लेते हैं। 40,000 ज़रब करें 40,000। 40 करोड़ 32 लाख। हाँ, 40 करोड़ नहीं, 4 अरब का प्रोजेक्ट बना। कितने का बना? 4 अरब का प्रोजेक्ट बना। अब अगर सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बेचने के लिए कोई मार्केटिंग कंपनी हायर की जाती तो मिनिमम 10% जाता कि नहीं जाता? इससे ऊपर ही ना सारी मार्केटिंग कंपनियां, 10% जाना था कि नहीं जाना था? तो 4 अरब का 10% कितना होता है? 40 करोड़। अगर इसको बेचने के लिए कोई मार्केटिंग कंपनी भी हायर करते तो सिर्फ 40 करोड़ तो उनको देना पड़ता। वो बीच वाले इतने सारे पंगे अलग से करने पड़ते, कभी ट्रेड फाइल बनानी पड़ती, कभी ऑन लगाना पड़ता, कभी बायबैक देनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ना था कि नहीं? अब यहाँ क्या हुआ? हमने चकदरा के अंदर अभी एक ईंट नहीं रखी, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कि इधर फाइल आएगी और इधर हम खरीद लेंगे। बात समझ आ रहे? हम 10,000 लोग हैं पाकिस्तान में, सिर्फ चकदरा में 650 जायद लोग हैं, और इस प्लाजे में सारे यूनिट निकलेंगे 250-300। बेचना मसला है? कोई मसला? हम ही में से कोई खरीदार होंगे और कोई किसी अपने साथ वाले को बेच रहे होंगे। तो इस वक्त अल हयात का जो मार्केटिंग फंड है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का, वो क्या है? 0%। एक मैसेज सीईओ साहब के मोबाइल से निकलता है, टॉप 10 लीडर्स के पास आता है, जिसमें से एक मैं भी हूं, कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये उसकी वीडियो है, ये उसकी फिजिबिलिटी है। वो 10 क्या करते हैं? वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं। जिस ग्रुप जो मैं हूं, मेरे पास जो ग्रुप है मेरा ईगल्स का 250 बंदा उस ग्रुप में है जहां मैं भेजता हूं। ऐसा है कि नहीं? उसमें उमैर जफर भी हैं, उसमें हसीब भाई भी हैं, उसमें एबी लंगड़ियाल भी हैं, मुजाहिद भी, ये टॉप लोग हैं। अब 1 मिनट से पहले क्या होता है? सीईओ साहब का मैसेज आया और 1 मिनट बाद वो कितने लोगों के पास पहुंच गया? 250। अब मैंने अगर भेजा तो बाकी 9 ने भी भेजा होगा ना।
और ये 250 क्या करते हैं, इन सब के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो भी किनके हैं, अनजान लोगों के नहीं है। जो हमारी सेल्स टीम है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा हिस्सा है, उनके हैं। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, वो एक वीडियो किसी भी प्रोजेक्ट की किनके पास पहुंच जाती है, 10,000 लोगों के पास पहुंच जाती है। और वो 10 के 10,000 लोग वो हैं जो इस बीएसटी के निजाम से निकल के गए हैं, जो जाहिद राना को सुन के गए हैं, जो कंपनी के सीईओ को सुन के गए हैं, जिनको हमारा पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ, उन्होंने अपने टारगेट फोकस किए हुए। बात समझ आ रही है? अब 10,000 बंदे क्या करते हैं, अब वो किसी ग्रुप में नहीं भेजते। अब जो हमारी तरबियत है ना, जो जिस तरह हम सिखाते हैं, वो अपने कस्टमर को कॉल करते हैं, बड़ी जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अल हयात टावर, बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है, ये फायदा ये फायदा ये फायदा। पहले किस पे बताएंगे, कॉल पे। उसके बाद क्या करेंगे, यार एक वीडियो क्लिप भेज रहा हूं, इसको और से देखिएगा। तो एक बंदा अगर 5-5, 7-7 लोगों को भी कॉल करके ये एक दिन में समझा रहा होता है, तो 70,000 जगहों पे 1 घंटे के अंदर क्या चल रहा होता है, अल हयात अल हयात अल हयात अल हयात अल हयात। समझ आ रही है? इतना पावरफुल निजाम है एंड यूजर को अपने साथ मुंसलिक करने का, चीजों को बेचने का, कि मैं और आप ही इसका तस्वर कर सकते हैं जो इस निजाम को समझ गए। 2 दिन पहले एजेंसी 21 के कुछ लीडर्स यहाँ हमारे पास तशरीफ लाए और बात हुई बेचने पे। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत प्रोफेशनल स्किल्स हैं और हम बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं, बहुत सारी R&Ds करते हैं और चीजों को इस तरह से बेचते हैं। मैंने कहा बात यह कि आप और आपका निजाम एक जगह, सिर्फ मैं एक अकेला बंदा चक नंबर 4 सांगड़ से आया हुआ एक तरफ, मैं एक तरफ अकेला आता हूं, आप अपना पूरा सिस्टम लगा ले चीजों को बेचने का। एक प्रोजेक्ट ले ले, आधा आप बेचोगे, आधा मैं बेचूंगा। आप एक दुकान भी नहीं बेचोगे, 10 बिक जाएंगी। क्यों बिकेंगी? लोग हैं और जो हमने की कहा वो स्टेप बाय स्टेप करते चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप 10% ही बेचोगे, हम पूरा प्रोजेक्ट बेच के निकल जाएंगे। तो इससे बड़ा निजाम मार्केट हो सकता है कोई? नहीं। तो ये 10,000 लोग होने के बाद मार्केट में लोग खत्म हो जाएंगे? अब नहीं। क्या कहते हैं, या भी बढ़ेंगे? कितने बढ़ सकते हैं? 1,00,000 2,00,000 हो सकते हैं? ये ज़रब का कानून जो मैंने समझाया, ये बात आएगा लोगों को यहाँ बुलाने में, यहाँ लाने में। ना ये कानून रुकने वाला, ना हम रुकने वाले और ना आप रुकने वाले। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन असल बात की तरफ आते हैं, जिस वजह से मैंने इस पे इतनी सारी एनर्जी लगाई आपके साथ। अगर आज इस मौके पे मैं वो पोजीशन शेयर ना करूं तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी कि हम सब की आन, हम सब की शान और हम सब की जान सबसे पहले पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त एक ऐसे किनारे पे आके खड़ा हो गया है, एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है कि जिस सिचुएशन में फंसने के बाद सब लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, स्पेशली हमारे सियासतदान। बात समझ रहे हैं? जिनके पास अब हुकूमत है वो कहते हैं हमसे, और दिन ब दिन इसमें फंसता ही चला जा रहा है। हुकूमतें चेंज करने से, लीडर चेंज करने से, पार्टियां चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर मसला क्या है? इस मसले को जरा समझिएगा। तो आज का जो मैंने जितना टाइम अपने कारोबार को प्रमोट करने में लगाया है, लेकिन ये वाला टाइम जो है ना, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए। याद रखिएगा, ना पीटीआई का कोई कसूर है, ना पीपल्स पार्टी का कोई कसूर है, ना नून लीग का कोई कसूर है, ना किसी और जमात का कोई कसूर है। अगर इस पूरे सिनेरियो में कोई कसूरवार है तो दर हकीकत मैं हूं कसूरवार और आप हैं कसूरवार। हमारे अलावा कोई दूसरा इस पूरी सिचुएशन का कसूरवार नहीं है। क्यों? वजह को समझिएगा। कसूरवार हम इसलिए हैं, बेसिकली किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उसका जो बेसिकली बैकबोन होती है, जो उसकी दारोमदार होता है, वो उस मुल्क की दरामदाद और बरामदाद पर होता है कि उस मुल्क से पैसा बाहर से अंदर कितना आता है और
बाहर कितना जाता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। माजरत के साथ हम लोग एक बेहिस कौम है। पिछले 70 सालों से हम में से कोई इस काबिल भी ना बन सका कि अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोगों के लिए सिर्फ एक पानी बना ले। बड़ी अहम बात है। हम पानी भी पीते हैं तो पैसा मुल्क से बाहर जाता है। एक्वाफीना डायरेक्ट नाम लेके कहूंगा, मुझे किसी का खौफ नहीं, एंड नेस्ले, दोनों कंपनियां कहां की हैं? इस्राइल की है। हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम चाय पीते हैं। लीवर ब्रदर्स एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दोनों बड़ी कंपनियां कहां की? इस्राइल की। जरा बात को समझे ना, हो क्या रहा है। पेंटिन शैम्पू इस्राइल का, फेयर एंड लवली इस्राइल की, लाइक्वाई शैम्पू इस्राइल का,